हेलो दोस्तों, विकास सोमानी हियर। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम लोगों ने प्लान पढ़े थे। उन प्लान में मैंने आपको 8 प्लान तक, जहाँ तक मुझे याद है कि 6 प्लान तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम लोग 7वें प्लान से चालू करने वाले हैं। और ये कौन से प्लान है? ये आपका 5 ईयर प्लान है, राइट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे वाले प्लान। कुल मिला के 12 प्लान हैं दोस्तों, और ऐसे चैप्टर्स को मैंने बहुत अच्छे से सजाने की कोशिश की है, जिससे आपके वो पॉइंट हाईलाइट हो जाए जहाँ पे आपको ज़रूरत है, राइट। तो देखो दोस्तों, अपना जो अगला प्लान आता है, अच्छा एक ये जो मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ ना, हर दिन मर्ज करके भेज रहा हूँ। मर्ज करने का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे आपके पास पहले पीडीएफ आई, सेकंड पीडीएफ आई, अब जैसे थर्ड, अब भी जो पीडीएफ आई इस वीडियो के लिए, तो पिछले वाली डिलीट कर दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें सारा एक साथ आ गया, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग में चल रहा हूँ। तो अगला जो प्लान आता है दोस्तों, सातवां प्लान, और 5-5 साल में आता है। मैं थोड़ा सा डील करने की कोशिश कर लेता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, ड्यूरिंग दिस पीरियड द हाइएस्ट ग्रोथ इन फूड ग्रेन, वो बोलता है 7वें प्लान में। अच्छा, लास्ट क्लास में भी अपन लोगों ने फूड ग्रेन के बारे में चर्चा की थी। तो ये वापस बोल रहा है कि भाई इस प्लान में भी फूड ग्रेन पे प्लस एज मतलब दालें वगैरह, और कोर्स सीरियल मतलब धान चावल दालें वगैरह हो गई, वाज रिकॉर्ड शोइंग ओवरऑल एनुअल ग्रोथ 4%, एंड द एरिया ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वर एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब ये बोलना चाहता है, इस पीरियड में इतना कुछ ऐसा कोई स्पेशल कोई कांड हुआ नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, ये बोलता है कि भाई दालें हो गई, फूड ग्रेन हो गया, बहुत गजब का बढ़ा, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन आ गया था, और ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण आपका इस पीरियड में बहुत गजब की ग्रोथ हुई, और 4% के आसपास हुई। जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है। 8वां प्लान जो दोस्तों वो आ रहा है, वो वापस फूड ग्रेन है। वो बोलता है दिस विटनेस्ड ए टेंडेंसी of stagnation in food grain production while oil seed registered a rapid growth। ये बोलता वापस फूड ग्रेन फूड पे प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस किया गया, राइट। तो इतना कुछ ऐसा है नहीं। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें 9th प्लान में, देखते हैं कुछ ऐसा मिलता है क्या। 9th प्लान में इन्होंने क्या बोला? 9th 5 ईयर प्लान विटनेस्ड ए मिक्स सक्सेस। इसको हाईलाइट कर दिया। मिक्स सक्सेस का मतलब हो गया कि एक जगह पे फोकस नहीं करके सारी जगह पे फोकस किया गया, मिक्स सक्सेस हुआ। देयर वाज फ्लक्चुएशन इन फूड ग्रेन, और इसी प्लान में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन का फ्लक्चुएशन हुआ। द एनुअल ग्रोथ रेट वाज 6%, और ऐसी सिचुएशन में एनुअल ग्रोथ बताओ कितना परसेंट थी? 6% आपकी एनुअल ग्रोथ थी, राइट। उसके बाद अगर बात करें तो अगला जो आता है हाईएस्ट एवर ड्यूरिंग प्लान पीरियड, मतलब जितने भी प्लान है 6% तक बहुत गजब का हुआ। और 152 मिलियन टन का क्या हुआ? 152 मिलियन टन का बताओ क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ फूड ग्रेन का। ड्यूरिंग दिस प्लान पीरियड नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000 was framed and several measures were announced। मतलब ये बोलना चाहता है कि भाई साहब फ्रेम बहुत एक पॉलिसी बनाएगी, पॉलिसी 2000, ये अच्छी पॉलिसी है, मेरे को तो अच्छी लगी। और इसमें उनका टारगेट था कि अनाउंस्ड हुआ कि वाटर शेड हो गया, मैनेजमेंट मतलब पानी का अच्छे से मैनेजमेंट होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर मतलब उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके बाद एग्रीकल्चर क्रेडिट का मतलब होता है दोस्तों उधार देना। और उसके बाद इंश्योरेंस स्कीम ऑफ क्रॉप, जो फसल होती है फसल का बीमा होना चाहिए। बीमा मतलब इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सारी चर्चाएं इस 9th ईयर प्लान में हुई थी। 10th ईयर प्लान थोड़ा बड़ा है और अच्छा भी है, थोड़ा एक बार देखते हैं। और जो मैंने चीज़ें मुझे अच्छी लगी, मैंने उस चीज़ को हाईलाइट भी किया है दोस्तों। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, राइट। अब सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना। सुनो, पहला पॉइंट वो बोलता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज। आपको पता है एग्रीकल्चर के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो पानी और एक आपका लैंड। तो उन रिसोर्सेज का बहुत ये सारे रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर का काम करना है तो आपके लिए रिसोर्सेज क्या है कि ये सारा चीज आपको चाहिए, वाटर और लैंड। तो इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो, पहला पॉइंट हो गया। 2 नंबर है डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट। एक बात बताओ, गांव में एग्रीकल्चर को सपोर्ट देने के लिए सड़कें भी होनी चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको भी डेवलप करना चाहिए। डिसेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये लो भाई नई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी लेके आओ।
क्रेडिट फ्लो टू, और क्रेडिट मतलब उधार की व्यवस्था आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म, और एग्रीकल्चर का मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो 5 चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से मैंने बना के दी आपको। क्या है, सबसे पहला क्या दे रखा है, सबसे पहला ये दे रखा है, सबसे पहला ये दे रखा है कि वाटर एंड रिसोर्सेज का अच्छे से मैनेजमेंट होना चाहिए, और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। अगला दे रखा है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी भी नई नई आनी चाहिए, क्रेडिट की सुविधा होनी चाहिए और मार्केटिंग अच्छा होना चाहिए, राइट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है कि न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड ए न्यू नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी इन द लाइट ऑफ चेंज अराइजिंग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी चलता था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि भाई एग्रीकल्चरल जो पॉलिसी है ना, ये एक नई एक नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी बनाई गई, और उसमें इसका टारगेट क्या था, क्योंकि लिबरलाइजेशन हो गया, फिर ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके बाद एक नई पॉलिसी तो आनी चाहिए, राइट। लेकिन एक बात बताओ, इस 10th ईयर प्लान के क्या क्या एम थे, अचीव मतलब क्या एम थे इनके, सुनना भाई, नेशनल पॉलिसी के एम क्या है, अचीविंग। ये जो नेशनल पॉलिसी नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी आई, उसके एम क्या क्या थे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला है कि टारगेट था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कम से कम 4% तो एनुअल ग्रोथ होनी चाहिए। नंबर 2 दोस्तों ये बोलना चाहता है कि जो सॉइल मतलब मिट्टी, वाटर और बायो मतलब खाद वगैरह ना, उनका बहुत अच्छे से मैनेजमेंट होना चाहिए, एफिशिएंट यूज होना चाहिए। नंबर 3 इन्होंने क्या बोला, ग्रोथ विथ इक्विटी इन रीजन एंड अमंग द फार्मर, मतलब फार्मर्स की भी ग्रोथ होनी जरूरी है। ग्रोथ दैट कैटर टू डोमेस्टिक मार्केट एंड मैक्सिमाइज बेनिफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ, ये बोलता है डोमेस्टिक मार्केट से तो हमें फायदा हो ही रहा है, लेकिन हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करने लग जाए, ये इसका टारगेट था। अगला है टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटली एंड इकोनॉमिकली सस्टेनेबल, ये बोलता है कि भाई टेक्नोलॉजी का भी फायदा होना चाहिए, एनवायरमेंटल भी अच्छा होना चाहिए, और इकोनॉमी, तीनों में ग्रोथ होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्रोथ होनी चाहिए, एनवायरमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्रोथ होनी चाहिए, और 3 नंबर है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्रोथ होनी जरूरी है दोस्तों, राइट। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि दोस्तों बाकी तो इंडियन इकोनॉमी इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि मेरे को कुछ समझाना पड़ेगा, लेकिन ये इस हिसाब से बोलना चाहता है। यहां तक आ गया, सुनो वापस इन्होंने क्या बोला कि भाई पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, देखो कितना इजी हो गया ना, रेड वाले पढ़ो, क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए। एक नेशनल पॉलिसी की स्थापना की गई, क्योंकि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद एक पॉलिसी की जरूरत थी नेशनल, इस तरीके से पढ़ा करो ताकि जल्दी जल्दी याद हो जाता है। फिर इन्होंने बोला कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में 4% की ग्रोथ होनी चाहिए, और पानी, मिट्टी और बायोमेट्रिक जो बायो केमिकल होते हैं या मतलब खाद्य सामग्री, उनकी अच्छे से अच्छा सा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, फार्मर की ग्रोथ होनी चाहिए, डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने चालू कर दो, और उसके बाद है टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो कितना ईजी हो गया चीजें दोस्तों। इतना कंफर्ट जोन में लाने के लिए ही आपके लिए नोट्स प्रोवाइड है, ठीक है। अगला 11th पॉलिसी भी बहुत बड़ी पॉलिसी है, 11th नंबर पॉलिसी भी बहुत बड़ी पॉलिसी है, इसको अच्छे से समझेंगे। ये लेटेस्ट पॉलिसी है, ध्यान रखना दोस्तों, लेटेस्ट पॉलिसी ज्यादा पूछी जाती है, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अभी ऊपर क्या पढ़ा था कि नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000 है ना, उसके बताओ क्या बोलते हैं उसके एम क्या थे, ये पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही बताओ 11th, ये 11th होगी, फिर 12 नंबर तो छोटी सी है, तो 11th नंबर पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो सुनो मेरी बात दोस्तों, 11th नंबर पॉलिसी क्या बोलती है, सुनो। 11th 5-year प्लान emphasized inclusive growth to achieve a target growth of 4% पर एनम इन जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो हम लोगों ने नेशनल इनकम में पढ़ रखा है, फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विस। ये बोलता है कि 11th ईयर प्लान का टारगेट ये था कि अपने देश की जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में 4% तो ग्रोथ होनी ही चाहिए।
मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में 4% की तो ग्रोथ होनी चाहिए। किससे? एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विस, क्योंकि जीडीपी का मतलब होता है सारे देश का प्रोडक्शन, और उस प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उसका 4% तो ग्रोथ होना चाहिए, ये टारगेट है। नंबर 2, ग्लोबली स्टडी इंडिकेट, मतलब पूरे ग्लोबल लेवल पे अगर स्टडी करें तो ये वो इंडिकेट करती है कि अगर अगर आपकी जीडीपी में हायर जीडीपी इन एग्रीकल्चर इज मोर इफेक्टिव इन एलिवेटिंग पॉवर्टी इन कंपैरिजन विद हायर जीडीपी इन अदर सेक्टर। जैसे सपोज करो दोस्तों, अभी कभी कभी अपन बोलते हैं कि यार जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो जीडीपी बढ़ रही है तो देश में ये देखना पड़ता है कि जीडीपी किस सेक्टर में बढ़ रही है। आज जीडीपी में प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का भी प्रोडक्शन शामिल है, इंडस्ट्री का भी प्रोडक्शन शामिल है, रिलायंस ने क्या बनाया वो भी शामिल है। आज एक बात बताओ, देश में जीडीपी बढ़ रही है लेकिन रिलायंस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो रिलायंस तो ऑलरेडी पैसे वाला है। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का हिस्सा अगर जीडीपी में बढ़ रहा है, जैसे मैंने बोला हायर जीडीपी हुआ है, तो आप मेरे से पूछोगे कि किसके कारण जीडीपी हाई हुई है, तो आंसर आता है या तो इंडस्ट्री के कारण या एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के कारण अगर जीडीपी बढ़ी है ना, तो पॉवर्टी कम हो सकती है, अदरवाइज पॉवर्टी कम होने के चांसेस कम होते हैं, राइट। तो ये इसने अच्छे से बोला, बहुत अच्छे से बोला, बहुत अच्छा लगा मेरे को, आपको भी अच्छा लगा होगा। उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या बोला, एम क्या है इसके, एम ये है इम्प्रूविंग, देखो हाईलाइट वाले पॉइंट याद करो जब चलेगा। ये बोलते हैं टेक्नोलॉजी, फार्मर्स के लिए टेक्नोलॉजी की व्यवस्था कराओ, और इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, राइट। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है तो आपको टेक्नोलॉजी को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। ध्यान से सुनते रहना, टॉपिक बड़ा मज़ेदार है, ऐसा नहीं है, मेरे को तो मज़ा आता है ऐसे चैप्टर पढ़ने में जिसमें नॉलेज होता है कि देश में क्या चल रहा है। 2 नंबर, अट्रैक्टिंग हायर पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड एंश्योरिंग एफिशिएंसी ऑफ सच इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दो, पब्लिक लोग आके इन्वेस्ट करें। प्रोमोटिंग डाइवर्सिफिकेशन फॉर हायर वैल्यू क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, मतलब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर आपको क्रॉप का वैल्यू बहुत ज़्यादा है और लाइव स्टॉक मतलब जानवर वगैरह रखते हैं, तो उसको प्रोमोट करो कि अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करें फॉर हाई वैल्यू। मतलब प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी, मतलब यार आप एक काम करो ना, कि कोई जरूरी है क्या एग्रीकल्चर पे रहो, आप एक काम करो गाय ले आओ, डेयरी बना लो छोटा, तो इससे भी तो बिजनेस बढ़ सकता है, राइट। और कोई जरूरी है क्या एक ही तरह की फसल करो, कुछ ऐसी फसल भी तो बना सकते हो ताकि उसकी वैल्यू ज्यादा हो, तो वो सारी चीज देख सकते हो। और एड्रेसिंग इश्यू पर्टेनिंग टू फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का दोस्तों यहाँ पे मतलब क्या है, फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि भाई फूड जो आपका प्रोडक्शन हुआ फूड का, तो उसको किस तरीके से सिक्योर रखना है वो भी देखना चाहिए। डिसेंट्रलाइजिंग डिसीजन मेकिंग टू कम अप विद कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन टू स्पेसिफिक लोकल प्रॉब्लम एंड इम्प्रूव द एसेसिबिलिटी ऑफ लैंड, क्रेडिट, स्किल और पुअर के लिए स्केलेबल हो सके। ये बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन, मतलब एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि भाई साहब आप ना सारे, जैसे सपोज करो अपन एक तहसील में, तो तहसील का डिसीजन चलना चाहिए, बाहर वालों को क्या करना है भाई साहब यहाँ पे, लेकिन सेंट्रलाइजेशन डिसीजन रहेगा तो वो गड़बड़ है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में अपन लोग चीज़ों को सॉल्यूशन को तरीके से समझ नहीं पाते हैं, राइट। तो देखो वापस एक बार बोलो, इसके एम क्या है, ये बोलते हैं देखो एकदम कॉमन सेंस लगाओ, टेक्नोलॉजी नहीं लेके आओ। मैंने बोला टेक्नोलॉजी लाने से क्या होगा, तो आपने बोला सर प्रोडक्शन बढ़ेगा और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन होगा। 2 नंबर मैंने बोला पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दो। 3 नंबर मैंने बोला कि यार अपनी बिजनेस को डाइवर्सिफाई करो ना, बिजनेस का मतलब कोई जरूरी है क्या एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहे, या तो हाई क्रॉप वैल्यू बनो, या इन्होंने बोला लाइव स्टॉक में बिजनेस में आ जाओ, फूड सिक्योरिटी भी बहुत मैटर करती है। और लास्ट आपका बोला है कि भाई सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन। आराम से चीजें समझ में आएगी दोस्तों, जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इसके लिए 2 चीज आई, एक दो मतलब बहुत मेजर चेंज हुआ इसमें। बोला एक नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, अभी इन्होंने बोला फूड सिक्योरिटी आनी चाहिए। फूड सिक्योरिटी के लिए एक इन्होंने एक टारगेट, एक क्या बोलते हैं, एक इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, क्या क्या बोला मैंने, नेशनल, क्या क्या बोला, बताओ, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आ गया। In 2007, the government of India launched the National
फूड सिक्योरिटी 2007 में NFSM क्या बोला लॉन्च किया, जिसका टारगेट था कि ओवरऑल द इम्प्रूव द कंट्री ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन, जो क्रॉप हो जाता है उसको क्या इम्प्रूव करना, स्पेशली डेट ऑफ राइस, व्हीट और प्लसेज। मतलब देखो वापस एकदम क्लियर कर देता हूँ। इस स्कीम का टारगेट था कि फूड सिक्योरिटी नेशनल लेवल पे होनी चाहिए, और उन फूड सिक्योरिटी में स्पेशली 3 फूड को शामिल किया गया, एक तो राइस, एक व्हीट और एक प्लसेज। ओके, 2 नंबर, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू इंट्रोड्यूस technological component that include from machine implement as well as improved variant of seeds, soil, plant और प्लांट प्रोटेक्शन मेजरमेंट। देखो मैं शॉर्टकट कर देता हूँ। ये बोलता है कि भाई ओवरऑल आप चाहते हो कि फूड की सिक्योरिटी रहे, तो ये बोलता है ओवरऑल चेंज कर दो, जैसे मशीन सही कर दो, टेक्नोलॉजिकल आ जाओ, मशीनों में सही हो, सोइल अच्छी होनी चाहिए, सीड अच्छी होनी चाहिए, मतलब हर तरीके की इंप्रूवमेंट चाहिए अपन लोगों को। अगला इन्होंने क्या बोला, गवर्नमेंट का एम था कि प्रोडक्शन राइस, व्हीट और प्लस एज के प्रोडक्शन को लगभग 10 मिलियन टन से क्या बढ़ा दो, एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं ज्यादा कर दो, 2012 तक टारगेट था। फिर आगे वाले डेटा है खुद ही पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके एम में बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। एम भी आप जहां तक है खुद ही पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। ये बोलता है कि भाई साहब, ये बोलता है कि ये जो स्कीम है क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन स्कीम है। इसका टारगेट था कि पहला एम क्या है इसका, 312 डिस्ट्रिक्ट और 17 स्टेट में इसको फैलाना है, पहला। 2 नंबर, व्हीट प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। नंबर 3, राइस प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। डेटा एक बार याद करो तो देख लेना, नहीं तो क्लियर डेटा याद नहीं हो सकते। प्लस एज प्रोडक्शन और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट वर एबल टू इंक्रीज टू फूड बास्केट ऑफ द कंट्री। देखो मैं अगर ऐसा शॉर्टकट में अगर याद करके जाता तो मैं कैसे याद करके जाता। ये बोलता है कि भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए एक 2007 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की स्थापना की गई, जिसका टारगेट था कि प्रोडक्शन को बढ़ाना और टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन को बढ़ाना। जिसमें इन्होंने क्या किया था कि भाई साहब जिसका टारगेट था कि राइस, व्हीट और प्लस एज के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ये इसका टारगेट था। और टेक्नोलॉजी में आ जाना, मशीन अच्छी होनी चाहिए, सॉइल अच्छी होनी चाहिए, सीड अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़। और दोस्तों डेटा याद नहीं रह सकते, कितने याद करेंगे अपन लोग, ठीक है, लेकिन दिस समरी इस तरीके से बनाई जाती है। राइट एवरीबॉडी, ओके राइट। आगे चलेंगे। अगला आया था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये तो आपने सुना होगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये क्या बोलता है कि द गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 25,000 करोड़ रुपए का टारगेट था बजट टू एनकरेज स्टेट, मतलब जितने भी स्टेट है उनको एनकरेज करो कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। देखो सुनो, 2 टारगेट थे, सुनना, 2 टारगेट थे दोस्तों। 2 टारगेट में क्या क्या थे आप बताओ। 2 टारगेट थे। 2 टारगेट में नंबर 1 टारगेट बताओ क्या था कि भाई फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो अगर फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन चालू कर दिया 2007 में। सुनना, देखो मैं कितने फ्लो में कितने मस्त तरीके से बोल रहा हूँ। 2007 में हुआ, जिसका टारगेट था व्हीट प्लस और राइस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ठीक है, और पूरी चीजों को टेक्नोलॉजी में लेके आ जाना। अगला जो पॉइंट आता है वो है राष्ट्रीय कृषि विकास, जिसका टारगेट था कि भाई पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक को बोलो कि इस एरिया में एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विस, उससे रिलेटेड जो सर्विस है उसमें इन्वेस्ट करो। राइट, इसका टारगेट क्या था कि ये स्कीम का टारगेट था 25,000 करोड़ रुपए का आउटले है, जिसका टारगेट है, और जिसमें एनकरेज करना है स्टेट को कि इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विस में इनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ाना है। द प्रोग्राम इनेबल एडॉप्शन ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज एज सब स्कीम thereby providing flexibility in project selection and implementation to state government। मतलब ये बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है, क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना मुद्दा होता है दोस्तों। मैं वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से बोला, मुझे भी ये पॉइंट अच्छे लगे। ये दोस्तों क्या बोलता है आपको पता है, ये बोलता है कि कोई भी स्टेट कोई भी चीज को एक्सेप्ट करता है ना, उससे पहले भाई फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो स्टेट अपने स्टेट के अकॉर्डिंग चीजों को फ्लेक्सिबल कर सके और अच्छे से इंप्रूव करवा सके। राइट, उसके बाद दोस्तों इन्होंने बोला कि एम, इसका एम क्या है। एम की बात करें तो ये बोलता है सबसे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन इन द ईस्टर्न रीजन। इसका टारगेट था कि ग्रीन मतलब ईस्टर्न, वेस्टर्न साउथर्न होता है ना, तो ईस्टर्न में ग्रीन रिवोल्यूशन को चलाना। कंबाइनिंग डेवलपमेंट ऑफ 60,000 प्लस एज
60,000 से ज़्यादा गाँव में इन रेन फेड एरिया, मतलब ये बोलता है कि कंबाइंड मतलब 60,000 से भी ज़्यादा गाँव को डेवलप करना इसका टारगेट था। ईस्ट वालों को वो ग्रीन रिवोल्यूशन लाना, वो इसका टारगेट था। नंबर 3, द यूज ऑफ पाम ऑयल को यूज करना, एनकरेज करो कि पाम ऑयल को यूज करो। फिर आपका यह वेजिटेबल इनिशिएटिव, मतलब सब्जियों में आ जाओ, दालें सीरियल्स वगैरह धान वगैरह बनाओ। प्रोटीन सप्लीमेंट, अगर प्रोटीन के रिलेटेड है इनिशिएटिव कि प्रोटीन के रिलेटेड चीज़ें बनाओ। एसिलरेटेड फूड डेवलपमेंट प्रोग्राम, नए नए प्रोग्राम चलाओ। और रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाओ। और उसके बाद सेफ्रॉन मिशन। ये सारे सेफ्रॉन क्या होता है बताओ, याद है, पता है? यस, ओके, राइट। तो बताओ, वापस सुनना मेरी बात। सबसे पहले ग्रीन, फिर आपका 60,000 से ज्यादा पाम ऑयल यूज करो, वेजिटेबल को बढ़ावा दो, सीरियल को बढ़ावा दो, प्रोग्राम चलाओ, ये इसके टारगेट है, राइट। तो आराम से पढ़ना दोस्तों, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार इस तरीके से पढ़ लेना। सबसे बड़ी बात दोस्तों, टॉपिक हो गया खत्म। 12 नंबर। तो मैंने क्या बोला, नेशनल सिक्योरिटी। देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है फूड सिक्योरिटी के लिए बताओ किस मिशन की स्थापना की गई, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए किसकी स्थापना की गई, तो आप क्या बोल सकते हो, कृषि बोलो, विकास योजना, मेरा नाम याद रखना, विकास योजना। उसके बाद आपका या 12 ईयर प्लान लास्ट है, कोई दिक्कत नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रू, इस प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर 1.6% से ग्रो कर पाया फर्स्ट 4 ईयर में, अगेंस्ट द टारगेट 4% ड्यू टू लोअर प्रोडक्शन। ये बोलो प्रोडक्शन कम हुआ, एनुअल ग्रोथ 4%, टारगेट था 4%, लेकिन एक्चुअल में हुआ कितना, इसका 4 गुना कम, इसका 4 × 4 16, मतलब 1.6 इतना कम हो गया, राइट। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक several steps for increasing investment in agriculture sector such as institutional credit to farmers, promotion of scientific warehouse infrastructure for increasing shelf life of agriculture produce। ये सारी चीज़ें आप आराम से पढ़ लेना। ये बोलता है कि हालांकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्रेडिट इंस्टीट्यूट बनाए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए बनाया, और टेक्निकल चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए। ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे है। कॉमर्शियल ऑर्गेनिक फार्मिंग की स्थापना की गई, राइट। तो ये दोस्तों 12 प्लान थे। एक बार मैंने अच्छे से रीड करवाने की कोशिश की है, और एक बच्चा तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब मेरे साथ साथ वो सारी चीज़ें पढ़ेगा। मजाक में कम से कम अपने 10 से 12 पेज तो सल्टा दिया है दोस्तों, और इतने अच्छे से बनाए हुए हैं कि अगर इसको आराम से पढ़ोगे ना, रट नहीं सकते चीज़ें दोस्तों। ऐसे चीज़ों को कैसे रट सकते हो? बस जैसे मैं एक प्लान पढ़ा, समरी बनाई, एक प्लान पढ़ा, समरी बनाई, एक प्लान पढ़ा, समरी बनाई, बनाते जाओ, बस खत्म बात। तो चीज़ें याद होती जाएगी, और कुछ नहीं है इसका ऑप्शन। तो अभी तक जितनी भी पढ़ी थी वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। अब है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। दोस्तों सरकार इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है, ये भी आपको जानना जरूरी है। सरकार इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है, ये भी जरूरी है। आराम से पढ़ूंगा, नई चीज चालू हो रही है, ठीक है, ओके, राइट। और बताओ कैसे हो सब लोग, बढ़िया? होप सो आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। मैं बता दूं मेरी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। सर आपकी कौन सी पढ़ाई है बताओ ना। अरे मैं आपके लिए पढ़ता हूँ ना, तो मेरे भी अच्छी चल रही है। सुनो भाई, सुनो। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सरकार इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या पॉलिसी लेके आ रही है। सर आज तो बता ही दो सर, हम लोगों का बहुत मन कर रहा है पढ़ने का, लेकिन सर आपको पता है ये चैप्टर ना हमें पढ़ना भी पड़ेगा। यही तो दोस्तों मैं कब से यही बोल रहा हूँ कि पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्या कर सकते हैं ना, पढ़ना तो पड़ेगा, राइट। सुनो मेरे बात। सबसे पहले दोस्तों आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज ए स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड इन द एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मतलब क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं जो इंडस्ट्री से रिलेटेड डेवलपमेंट करने के लिए हमें अचीव करने होते हैं, राइट। एंड द मेजर टू बी एडोप्टेड टूवर्ड्स अचीविंग, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं, और उस ऑब्जेक्टिव को कैसे मेजर करेंगे उसके बारे में चीजें लिखी हुई होती है। और जब ये स्टेटमेंट पूरा बन जाता है, इस स्टेटमेंट को बोला जाता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, राइट। दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी दस फॉर्मली इंडिकेट द स्फीयर ऑफ एक्टिविटी और
द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। मतलब यहाँ पे ये दे रखा है कि कोई एक सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया इन्होंने पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर को दोस्तों इंक्लूड किया इन्होंने दोनों। एक सेकंड रुकना, इसको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ यार आपके लिए। पब्लिक और बताओ क्या प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए इंप्रूव किया। इट लेज डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर दैट वुड गवर्न द ग्रोथ एंड पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, राइट। तो ये भी कोई प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों है। तो देखो कितना अच्छा होता है ना, आराम से अगर पढ़ते हो ना मेरे साथ साथ तो बहुत मजा आता है चीजों को। ये बोलता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक स्टेटमेंट होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या अचीव करने को सारे ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं, प्लस टूवर्ड्स अचीव ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जा सकता है, मेजर करने का तरीका लिखा होता है। फिर उन्होंने बोला पब्लिक को नहीं, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर को उन्होंने शामिल किया है, राइट एवरीबडी। उसके बाद इस रिलेटेड सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी एग्जाम में देखो बीच वाली पॉलिसी कम पूछी जाती है। मेरा ये मानना है, मेरा ये एक्सपीरियंस बोलता है दोस्तों, जितनी जैसे सपोज करो 12 पॉलिसी अभी अपन लोगों ने पढ़ा 5 ईयर प्लान 12 थे। पहला प्लान पूछा जा सकता है कब आया था, फिर लेटेस्ट प्लान में क्या क्या हुआ था, और जो बीच वाले जितने भी प्लान है उनमें फेमस चीजें पूछी जाती है। आज सोचो ऐसे थोड़ी पूछा जाएगा कि बताओ उस प्लान में ग्रोथ रेट कितनी हुई थी, उसमें कोई एक फेमस चीज अगर हो रखी होती है ना, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया था, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। या कोई इन प्लान में कोई स्पेसिफिक कांड हुआ हो तो पूछा जा सकता है, अदरवाइज दोस्तों डेटा पूछने वाले को भी याद नहीं होता, राइट। सुनो वे सबसे पहली पॉलिसी कब आई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो आफ्टर हैविंग अटेन इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डिक्लेयर किया। बताओ कब, 6 अप्रैल 1948। 6 अप्रैल 1948 को इन्होंने पहली पॉलिसी का क्या किया, उद्घाटन किया। 6 अप्रैल इंडिपेंडेंस के बाद 6 अप्रैल 1948 को पहली पॉलिसी का गठन किया गया। 2 नंबर, इस पॉलिसी में इन्होंने 4 सेक्टर को, इसको 4 कैटेगरी में इस पॉलिसी को बांट दिया गया। ध्यान से सुनना, 4 कैटेगरी में चीजों को बांट दिया गया। नंबर 1 दोस्तों ध्यान से सुनो, सबसे पहले है स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। ध्यान से सुनो, पूछा जा सकता है स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज मतलब पब्लिक सेक्टर। दिस कैटेगरी इंक्लूडेड, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कैटेगरी इंक्लूडेड, ये कैटेगरी में भी 3 प्रकार की इंडस्ट्री को इंक्लूड किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट हेड मोनोपोली, मतलब इन्होंने बोला कि भाई साहब 3 इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली रहेगी, और वो 3 इंडस्ट्री दोस्तों कौन कौन सी है। दिस इंक्लूडेड आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, ऑटोमिक एनर्जी और रेल ट्रांसपोर्ट। आर्म्स एंड मतलब जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन हो गया, नंबर 2 ऑटोमिक एनर्जी परमाणु वगैरह हो गए, और रेल ट्रांसपोर्ट। मतलब ये 3 इंडस्ट्री ऐसी है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पॉलिसी में कौन कौन से वो 3 इंडस्ट्री थी जिसको सरकार ने बोला कि भाई साहब हमारे अंडर पे रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। मोनोपोली का मतलब एक अधिकार, कोई प्राइवेट नहीं करेंगे। नंबर 2 बेसिक और की इंडस्ट्री, ध्यान से सुना, एक है स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूं। नंबर 2 है की इंडस्ट्री या बेसिक इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों आ सकते हैं। तो सुनना मेरी बात, 6 इंडस्ट्रीज, बड़ा मजा आ रहा है यार पढ़ने में, बड़ा मजा आ रहा है। अगर अच्छे से पढ़ो ना तो ये चैप्टर बहुत कुछ सिखा के जाता है, आपको नॉलेज बहुत देके जाएगा। वो बोलता है कि 6 इंडस्ट्री ऐसी थी, कोल, आयरन एंड स्टील, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, शिप बनाना, और मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीग्राफ एंड वायरलेस apparatus एंड मिनरल ऑयल वर डेजिग्नेटेड की इंडस्ट्री एंड बेसिक इंडस्ट्री। ये बोलता है कि कोल हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया, मैन्युफैक्चर टेलीफोन, टेलीग्राम एंड वायरलेस apparatus हो गया। मतलब टेलीफोन से देखो, टेलीफोन से रिलेटेड, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, लोहे लकड़ से रिलेटेड, कोल से रिलेटेड और मिनरल वाटर से रिलेटेड, ये सारे चीजें हैं। ये 6 बेसिक इंडस्ट्री को शामिल किया गया। इट वाज डिसाइडेड दैट न्यू इंडस्ट्री इन दिस कैटेगरी विल henceforth only be set up by the central government. However, existing
प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज वर अलाउड टू कंटिन्यू। मतलब इन्होंने क्या बोला कि ये बोला कि 6 इंडस्ट्री को शामिल किया गया जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों आ सकता है, और 6 से 7वीं अगर आना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति लेके ही आ सकते हो, वो ही सेट करेगी, अपन कुछ नहीं करेंगे। राइट एवरीबॉडी। उसके बाद इन्होंने 3 नंबर ये बोला इंपोर्टेंट इंडस्ट्री। क्या बोला इन्होंने? इंपोर्टेंट इंडस्ट्री कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर। देखो इन्होंने क्या क्या टारगेट को बांटा है दोस्तों। नंबर 1 स्ट्रेटेजिक, नंबर 2 बेसिक। बेसिक में देखो स्ट्रेटेजिक में 3 थी, इसमें 6 ऐसी है जिसको कोई भी कर सकता है। और अब इंपोर्टेंट इंडस्ट्री मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में होगी, सुनो मेरी बात, 18 इंडस्ट्री, ऊपर की थी 3 और सेकंड वाले में 6 इंटू 3 18, तो 18 इंडस्ट्री। सुनो भाई 6 इंटू 3 बताओ कितनी? 18 इंडस्ट्री वर कैप्ट इन द इंपोर्टेंट इंडस्ट्री कैटेगरी। सच एज इंपोर्टेंट इंडस्ट्री इंक्लूडेड हेवी केमिकल्स हो गया, सुगर, अब ये रटा तो जाएगा नहीं, देखो सुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, वुलन इंडस्ट्री, सीमेंट, पेपर, सॉल्ट, मशीन टूल, फर्टिलाइजर, रबर, एयर, सी ट्रांसपोर्ट, मोटर, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे ऐसे बिजनेस है जिसमें इन्होंने शामिल किया गया। राइट। उसके बाद दोस्तों दीज इंडस्ट्री विल कंटिन्यू to remain under private sector, however the central government in consultation with the state government will have general control over them। ये बोलते हैं इसको प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी और भी करना चाहे तो कर सकता है। राइट। अगला जो आता है दोस्तों वो आपका आ गया, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, आपके लिए गड़बड़ हो गया है, एक सेकंड। एक सेकेंड यार, इसमें एक बार कुछ मैं आपके लिए देख रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहला क्या आया था बताओ? स्ट्रेटेजिक। सबसे पहले क्या आया था? स्ट्रेटेजिक में 3 इंडस्ट्री थी। नेक्स्ट वाला अगर हम बात करें नेक्स्ट, एक सेकेंड, इसमें थोड़ा हाईलाइट करना था मेरे को ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, तो पहला क्या कौन सा था? स्ट्रेटेजिक। नंबर 2 बेसिक में कितने? 6 इंटू 3 18 किसमें? इंपोर्टेंट इंडस्ट्री। फिर अदर इंडस्ट्री में अगर दोस्तों बात करें तो बताओ इन्होंने क्या बोला? ऑल अदर इंडस्ट्रीज which were not included in the above mentioned 3 category were left upon, तो 3 तक तो अपनी हो गई। अब चौथी क्या बोल रही है कि भाई अदर इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो 3 में नहीं आ रही वो इसमें आ जाएगी और इसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। हाउएवर गवर्नमेंट could impose control on these industry also if any of them was not working satisfactorily। ये बोलता है कि भाई ठीक है प्राइवेट सेक्टर आओ, कोई बाकी इसके अलावा मतलब 3 इंटू 6 18, इनके अलावा कोई भी इंडस्ट्री अगर है तो वो प्राइवेट सेक्टर आराम से उसको कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखियो, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि मुझे कंट्रोल करना चाहिए तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता है। उसे अगर लगेगा सेटिस्फैक्टरली काम नहीं हो रहा तो वो कर सकता है। तो आज हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी चालू कर दिया दोस्तों। इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई? सबसे पहली इंडस्ट्री 1948, 6 अप्रैल 1948 को इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई। अच्छा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती क्या है? उस पॉलिसी में इंडस्ट्री से रिलेटेड डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं और उसको मेजर कैसे करना वो लिखा होता है। उसका पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए होता है। फिर आपका आया 6 अप्रैल 1948 को ये आया। फिर उन्होंने बोला कि भाई
चार प्रकार की कैटेगरी में बांटा गया। नंबर 1 है स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, नंबर 2 है बेसिक। स्ट्रेटेजिक में 3 जो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी मोनोपोली के साथ रहेगी, बेसिक में क्या होता है 6 इंडस्ट्री है, और उसके बाद है इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट में क्या होता है कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर, पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर। अदर इंडस्ट्रीज में क्या होता है प्राइवेट सेक्टर आ सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहिए तो उसको सेटिस्फैक्टरली आंसर दे सकती है। राइट एवरीबॉडी, यहाँ तक दोस्तों पूरी उम्मीद की जा रही है कि अपन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। कल हम इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे और एक नए अंदाज के साथ, और पूरा एक बार पढ़ लेना, अच्छे से नोट्स बने हुए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखोगे। और इसमें देखो, पहले देखो 3 प्रकार के सेक्टर आए थे, याद करो, सुनो मेरी बात, 2 मिनट और ले लेता हूँ। 3 प्रकार के सेक्टर आए थे, एक होता है प्राइवेट, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्सरी। प्राइवेट सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर आता था, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आता था, और उसके बाद उसके टर्सरी। और अब भविष्य में अपना सर्विस अच्छा है। फिर हम लोगों ने दोस्तों 12 प्लान पढ़े थे, 12 प्लान पढ़े, और वो प्लान कौन से थे? 5 ईयर प्लान। वो 5 ईयर प्लान पढ़ने के बाद दोस्तों हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी 4 प्रकार की होती है, बताओ कौन कौन सी? नंबर 1 दोस्तों होती है, नंबर एक सर हम भूल गए। नंबर 1 स्ट्रेटेजिक, नंबर 2 बेसिक, नंबर 3, अच्छा स्ट्रेटेजिक में कितनी होती है? 3, और बेसिक में कितनी होती है? 4, और उसके बाद आपका 6, और 6 × 3 18, और बाकी में उसमें आ गया। तो आज यहाँ तक ही करेंगे, आज तक का जो क्लास है वो आराम से देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।